हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आप सभी के लिए यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में आने वाले कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आपको ये क्लास मिलती है सुबह 11 बजे। तो मॉर्निंग में 11 बजे आप सबको ये क्लास मिलेगी। अगर आपका यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लास पहले स्टार्ट किया था बट पिछले 3 4 5 दिनों से क्लास आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी किसी कारण से। बट अब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी और समय इसका होगा 11 बजे, यानी मॉर्निंग में आपको 11 AM पर क्लास को ज्वाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो साथी आ चुके हैं आप सब एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ जिनका भी यूपीपीसीएल का या फिर अदर कोई एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर आता है उन तक भी ये क्लास पहुंच पाए। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें देखो क्या पूछा है। पूछ रहा है किसी फाइल या फोल्डर को नाम देने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को नाम देना चाहते हैं या कई बार पूछते हैं उसको हम रीनेम करना चाहते हैं, तो जैसे मान लिया आपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया या आपके डेस्कटॉप पर कोई फाइल है, उसका अभी जो नाम है उसको हमें बदलना है, उसको हमें चेंज करना है। तो ऐसा करने के लिए हम एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। वो शॉर्टकट की है हमारी ऑप्शन वी, F2, है ना। तो जिन बच्चों ने F2 आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। उस फाइल या फोल्डर को हम एक बार क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर हमें अपने कीबोर्ड से F2 की को प्रेस कर देंगे। जैसे ही F2 आप प्रेस करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर के आगे क्या होगा, एक कर्सर बनकर आ जाएगा, उसके नाम में कर्सर आ जाएगा, मतलब वो एडिट मोड में आ जाएगा और आप वहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं जो भी देना चाहते हैं। यानी उसको हम रीनेम कर सकते हैं या कोई नाम दे सकते हैं। तो F2 यहाँ पे हमारा सही जवाब है। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, किस शॉर्टकट की मदद से आप एक साथ सभी खुले हुए प्रोग्राम को हाइड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच शॉर्टकट की यू कैन हाइड ऑल ओपन प्रोग्राम्स एट वंस। यानी जितने भी हमने प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हैं उनको एक साथ हाइड करना है, एक साथ मिनिमाइज करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने अपने कंप्यूटर में MS वर्ड को ओपन करके रखा है, आपने लिब्रे ऑफिस राइटर को भी ओपन करके रखा है, आपने MS पेंट को भी ओपन करके रखा है, आपने फोटोशॉप को भी ओपन करके रखा है। तो ये कई सारे सॉफ्टवेयर है ना, एक साथ आपने ओपन करके रखे हैं। अब हम ये चाहते हैं इन सब को मिनिमाइज़ करें और हमारा डेस्कटॉप हमारे सामने हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बट यहाँ सवाल ये करा है कि हमको अगर एक साथ मिनिमाइज़ करना हो, एक साथ हमें सीधे डेस्कटॉप पर जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक शॉर्टकट की है जो आपको बतानी है। तो इसके लिए हमें विंडो की के साथ में डी प्रेस करना होता है। आपके कीबोर्ड में एक विंडो की होता है, आप देखोगे तो वहाँ पर उस विंडो की को दबाना है और साथ में डी प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप विंडो की के साथ में डी प्रेस कर देते हो तो क्या होगा, सीधे आपका डेस्कटॉप आपको नज़र आएगा। कितने भी प्रोग्राम्स यहाँ ओपन क्यों ना हो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। वापस से आना है तो फिर से विंडो की के साथ में डी आप प्रेस कर सकते हैं, तो फिर से आप वापस से आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है बायोस का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। बायोस का मतलब यहाँ पर समझाना है, तो जल्दी से बताएं। और जो साथी चैनल पर नए हैं आप सब सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलता रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बायोस का मतलब पूछा है तो इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। दूसरा याद रखना है बायोस को और क्या कहते हैं, तो बायोस को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, फर्मवेयर के नाम से भी बोलते हैं। बायोस जो आपका होता है, आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक रोम चिप होता है, रोम मेमोरी होता है। इसका नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इस रीड ओनली मेमोरी का काम क्या है, ये क्या करता है हमारे कंप्यूटर में, तो हमारे कंप्यूटर में जो एक मेन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है बायोस। कैसे, इस रोम के अंदर रहता है क्या, बायोस इसके अंदर पड़ा होता है और ये रोम के बनाते समय ही, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही बायोस को डाल दिया जाता है, ठीक है। यानी हमारे कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो एक, या आप ऐसे बोल सकते हैं जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो आपका बायोस है। तो बायोस का मतलब यहाँ पर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे फर्मवेयर का भी नाम दिया गया है, ठीक है।
यानी रोम मेमोरी का ये काम है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम रखा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को बूट कराएगा। ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप डालते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में जाता है। आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है आपका ओएस। जैसे आपने विंडो को इंस्टॉल किया है तो विंडो कहाँ होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव में होगा। तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले रोम के अंदर जो बायोस नाम का प्रोग्राम है ये एक्टिवेट होगा, और यहाँ पर एक और प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पोस्ट। इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को एक बार चेक करता है कि सारे कंपोनेंट सही से प्रॉपरली वर्किंग में है या नहीं। जब ये चेक कर लेता है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड कराने का काम करता है कौन, बायोस। तो ये सारा काम कौन करता है, बायोस करता है। ठीक है। और जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव में था वो जब रैम के अंदर आ जाएगा तो पूरी तरह से हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, अब हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल का जवाब करो। यहाँ पे पूछा गया है गीगो का पूरा नाम क्या होता है। GIGO का फुल फॉर्म पूछते हैं कई बार आपसे एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपको पता है हमारा कंप्यूटर एक सिंपल सिद्धांत पर काम करता है। वो सिद्धांत ये है कि अगर आपने गार्बेज दिया तो गार्बेज मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गलत इनपुट दिया, रॉन्ग इनपुट दिया, तो आपको आंसर भी रॉन्ग मिलेगा, है ना, उसका रिजल्ट भी हमें आंसर भी गलत मिलेगा। तो हम गार्बेज इन करते हैं तो गार्बेज आउट होता है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है कंप्यूटर में भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, ये पूछा है आपसे। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, तो भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई ये आपसे पूछा है। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है ना, चलो आंसर बताओ फटाफट से आप लोग, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। सही जवाब हो जाएगा कोलकाता से हुई। और यहाँ पर याद रखना है भारत में कंप्यूटर की शुरुआत 1955 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान HEC2M जो इंग्लैंड में एडी बूथ द्वारा डिजाइन किया गया था कंप्यूटर की स्थापना के साथ हुई थी। यानी सबसे पहले भारत में जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई है वो 1955 में कोलकाता में हुई। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में हुई जहाँ पर HEC2M नाम का कंप्यूटर लगाया गया था जो इंग्लैंड में एडी बूथ के द्वारा डेवलप किया गया था। अगला सवाल है फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है, या फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। अगला सवाल है लिनक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग या नन ऑफ दीज। लिनक्स आपका किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बोलो भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लिनक्स हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है, कई सारे यूजर कार्य कर सकते हैं एक सिस्टम पर, तो इसको कहते हैं मल्टी यूजर। बहुत सारे यूजर बना करके आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन बी है हमारा मल्टी यूजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डिस्प्ले करना है तो कौन सी कमांड हमें लिखनी होती है। ये कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप जब हमारी वेबसाइट पर जाओगे तो बहुत सारी हमने लिनक्स की कमांड है ना जो बता रखी हैं, वहाँ पर डाल रखी हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे जहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर आपको CCC.com की वेबसाइट पर विजिट कर लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यू नेम की कमांड। जैसे ही यू नेम की कमांड आप देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डिस्प्ले हो जाता है, वर्जन डिस्प्ले हो जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसको रिफ्रेश कराना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी रैम दिया है, यस रैम दिया है, वी रैम दिया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यस रैम होता है। यस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आप बोल सकते हैं। ये आपकी एक नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी है। कैसी है, नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी है। और आपके कंप्यूटर में जो कैसे मेमोरी लगा होता है,
कैसे मेमोरी के अंदर यही यस रैम होता है, ठीक है ना। बट ये बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है, इसलिए इसको एज ए रैम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कैसे मेमोरी में इसका कंसेप्ट है, और जो आपका एस रैम है नॉन रिफ्रेशिंग है, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। मोस्टली जो हम सब अपने कंप्यूटर में रैम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा डी रैम होता है। डी रैम का लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ करते हैं, जैसे DDR2 हो गया है, DDR3 हो गया है, DDR4 हो गया है, ऐसे करके। और सबसे लेटेस्ट आपका DDR5 है। तो यहाँ डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, ये होती है डायनेमिक रैम जिसको हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यस रैम को नहीं होती है। मशीन भाषा के प्रोग्राम क्या सभी मशीन के लिए एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं? तो जो मशीन भाषा के प्रोग्राम होते हैं वो सभी मशीन के लिए एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, फॉल्स हो जाएगा ये, क्योंकि हर मशीन के लिए प्रोग्राम अलग होते हैं। अगला सवाल है DSM क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ DSM। अब आपको बताना है DSM का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलो भाई। DSM का फुल फॉर्म क्या होता है, और आपको अब रेगुलर क्लास मिलेगी सुबह 11 बजे, तो सबको तैयार रहना है मॉर्निंग में 11 बजे। अगर आपका UPPCL का एग्ज़ाम है, किसी अन्य एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर आता है, तो हम यहाँ पर आप सब के लिए क्लास डेली कराएंगे, समय 11 बजे आपका होगा, ठीक है। और आप सबको भाई क्लास को शेयर कर देना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपने ग्रुप्स बना रखे हैं, हर जगह आप क्लास को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को देखें। और सबको लाइक करना है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन भी मिले आप सबको क्लास ऐसे ही कंटिन्यू कराने के लिए। यहाँ पर देखो DSM का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी होता है। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामों का समूह है, ऐसा कौन सा है जो प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, समूह है या ग्रुप है, एसेसरीज, MS पेंट, वर्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा कौन सा है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर में जाओगे ना, तो वहाँ पे एसेसरीज देखोगे, तो एसेसरीज के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एसेसरीज। सवाल नंबर 13 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको क्या बताना है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, बोलो भाई। इसमें से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, रियल टाइम कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी है आपका पाम OS, ये आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है। अगला सवाल है, CPU द्वारा उत्पन्न पते को डैश कहा जाता है। जो पता CPU उत्पन्न करता है, द एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU इज रिफर्ड टू एज फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, नाइदर फिजिकल नॉर लॉजिकल, या नन ऑफ द मेंशन्ड, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। द एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU इज रिफर्ड टू एज, उसको हम क्या बोलेंगे। 14 का जवाब आप सबको करना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, उसको हम लॉजिकल एड्रेस का नाम देते हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, लॉजिकल एड्रेस। अगला सवाल देखो, मेमोरी के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए पते को डैश कहा जाता है। द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी इज रेफर्ड टू एज फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, नाइदर फिजिकल नॉर लॉजिकल, और नन ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पर है ना, मेमोरी के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए पते को डैश कहा जाता है, फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, फिजिकल एड्रेस। अगला सवाल देखो, व्हाट इज CISC। अब CISC का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। CISC का मतलब क्या है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में, सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। उबंटू को कब रिलीज किया गया, या आप बोलें उबंटू को कब मार्केट में लाया गया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो जवाब करिएगा, उबंटू को कब रिलीज किया गया या कब मार्केट में लाया गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, 2004 में उबंटू को रिलीज किया गया। क्या माउस के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है। माउस पॉइंटर के आकार को आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसका जवाब आपको देना है, क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या माउस के पॉइंटर को हम चेंज कर सकते हैं, आकार को बदल सकते हैं। यस, चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर शुरू करने के निर्देश किस में होते हैं।
कंप्यूटर को स्टार्ट करने के, शुरू करने के निर्देश किस में होते हैं। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को चालू करते हैं। CD रोम के अंदर होते हैं, रैम के अंदर होते हैं, रोम के अंदर होते हैं, या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। अभी हमने इसी क्लास में बताया था आपको कि कंप्यूटर हमारा कैसे बूट होता है ना। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रोम के अंदर होते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं आपको पता है, बायोस नाम का प्रोग्राम हमारा रोम के अंदर ही होता है, ठीक है। तो यही हमारा सिस्टम को बूट कराने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा C हो जाएगा। रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, इस मेमोरी को हम केवल रीड कर सकते हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी होती है। कितने टाइप होते हैं तो आपको याद रखना है। एक होता है आपका PROM जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है आपका EPROM जिसे कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है आपका EEPROM जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक तो आपका प्रोग्रामेबल हो गया, इसको प्रोग्राम कर सकते हैं केवल, और एक हो गया इरेजेबल, इसको हम इरेज कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल यानी प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इसको हम इरेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगला है आपका डबल EPROM, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इस मेमोरी में रखा डेटा को हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। और EPROM वाले में भी इरेज कर सकते हैं, बट कैसे, अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से। यानी जो EPROM होता है इसके डेटा को अगर हमें मिटाना पड़े तो हम अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली हम इसको इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला सवाल है PLR से आ से है। PLR का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फुल फॉर्म आपको देना है। बताओ भाई क्या होगा मतलब PLR का। PLR का मतलब याद रखना है प्राइम लीडिंग रेट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राइम लीडिंग रेट आपका करंट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बैंकिंग से आ गया है। PLR तो प्राइम लीडिंग रेट इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है। आज का सेशन बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, यहाँ से कुछ आपने सीखा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। बाकी डेली आप सबको 11 बजे क्लास ज्वाइन करना है, सुबह 11 बजे आप सबको क्लास कंटिन्यू मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।